Hello everybody, I'm Sarthak Vinshu. I'm a first year MBBS student at GMC अलीबाग. तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले तो अभी सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं, तो इसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा. तो देखिए अभी 4 मंथ्स ही बाकी है. तो योर एम शुड बी टू स्टडी एटलीस्ट 10 to 14 आवर्स पर डे, क्योंकि तभी आपका जो है गोल पूरा होगा टू गेट 600 प्लस एंड फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन दी MBBS. सो 10 to 12 और 10 to 14 आवर्स इज़ अ मस्ट, मतलब ईच डे. तो अभी मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि कैसे आप 600 प्लस ला सकते हैं. तो देर आर मेरे हिसाब से 3 कैटेगरीज होनी चाहिए. देखिए फिज़िक्स केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि यू कैन गेट सेम 150, किसी का होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, तो किसी का बायो थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ही कैन गेट 300 एंड 150. अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि ऐसा आप लोग प्रिज्यूम कर सकते हो, ताकि आपको आगे मतलब हाउ टू स्टडी उसमें आपको हेल्प करेगा. फिर किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मतलब फिजिक्स कम हो सकता है, 120 तक होता है वैसे, और बायो वैसे तो मोस्टली इजी भी आता है. तो फिर यू शुड गेट 330 प्लस मार्क्स आई सपोज. तो 330 मिला तो इट्स वेल एंड गुड. और केमिस्ट्री मतलब मिल जाता है 140 150, तो वैसे रेंज में आएगा, तो यू कैन गेट 600 प्लस. एंड फिर वही बात है केमिस्ट्री में भी कि केमिस्ट्री में कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई नहीं होता है. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फंस जाते हैं लोग. फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है किसी का, तो वही तो ऐसा है. और 330 यू कैन गेट 600 प्लस. सो इट्स नॉट अ बिग डील अगर हम ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्योंकि बायो में इट्स ईजी 330 प्लस अगर स्कोर किया तो इट बिकम्स रियली ईजी कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना है उतना, फिर हम 600 प्लस मिले. बट इट्स नॉट रियली दैट ईजी, बिकॉज हमें उस टाइम पे जो करना है ड्यूरिंग द पेपर, उस टाइम पे बहुत पैनिक सिचुएशन होती है एंड एवरीथिंग, मतलब हम कर नहीं पाते. तो वही मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उन सब प्रॉब्लम्स में से डील करना है. आगे मैंने 10 ईयर्स का एनालिसिस शो किया है, देखिए दिख रहा होगा आपको. सो देखो मैंने ये मतलब रैंकिंग भी दी है, मतलब 1 2 3 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं. तो देखो अभी देखो पहले पे है मॉडर्न फिजिक्स. कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल. अभी 2021 में 5, फिर 21 जो सेकेंड वाला हुआ था उसमें 4, फिर 5 6 5. सो इट्स अ मस्ट टॉपिक, आपको ये ज़रूर करके जाना चाहिए टू गेट गुड मार्क्स, है ना. अभी 4 मंथ्स ही है, तो यू नीड टू हैव अ सिलेक्टिव स्टडी पैटर्न, है ना. तो आप सब नहीं पढ़ सकते, मतलब अगर मतलब सब जिसको आता है वो कर सकता है, बट अभी सिलेक्टिव स्टडी इज़ अ मस्ट. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चंस आते हैं, हर टॉपिक से आता है. कभी कभी क्या होता है कि नहीं आता है किसी टॉपिक से. सो हमें एनालिसिस करके वो ज़रूरी है कि हम लोग पता लगाए कि किस में से ज़्यादा आता है, किस में से कम आता है. तो इधर मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आता है, तो मॉडर्न फिजिक्स करना बहुत ज़रूरी है. मॉडर्न फिजिक्स करने का तरीका है, आप मतलब उसमें से ये भी आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, एंड उसके जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो इजी रहते हैं, मतलब. तो इट्स एन ईजी टॉपिक. सेकेंड है थर्मल फिजिक्स. थर्मल फिजिक्स में भी मोस्टली जो टॉपिक्स है वो थियोरेटिकली आते हैं. कुछ कभी कभी 2-3 क्वेश्चन हैं, मतलब मैंने देखे थे कि वो स्पेसिफिक हीट वगैरह ऐसे टॉपिक से आते हैं. बाकी तो वो ईजी आता है, मतलब थियोरेटिकल आते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो एन ईजी टॉपिक, और क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, तो अच्छा है. देखो क्योंकि 2021 में 2 आए, फिर 4 आए, 3 आए, 2 3, टोटल 75 है. मतलब मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करो, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स पे. बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, वैसे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक जाता है बच्चों के लिए, बट अगर ये वाला भी कर लिया टॉपिक तो अच्छा है. देखो क्योंकि रिसेंट में 4 है, 3 है, 4 है, 4 टोटल 56 है. तो मतलब 4 क्वेश्चन अगर हर साल आ रहे हैं तो वाई वुड यू नॉट रीड एंड कम, राइट. फिर सेमीकंडक्टर्स. हाँ सेमीकंडक्टर्स थोड़ा टफ है पर फिर भी करके जाना सही है. फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. इसमें आता है 3 3 4 4. पिछले 2 साल में मतलब 2 पेपर्स में 4 4 रिपीट हुआ है, इस साल भी 3 4 तो आएंगे. फिर रे ऑप्टिक्स भी ईजी होता है, उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करके जाओ हो जाता है ना. वही बाकी जो भी पैटर्न है वो आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, काइनेमैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में फिर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार 3 क्वेश्चन पूछा था, एंड इट्स अगर आप फॉर्मूला करके जाओ तो वो ईजी है. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं ना। कोलिजन सेंटर ऑफ मास थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो इतना भी कुछ नहीं है ना। अभी देखो रिसेंट टाइम में कैपेसिटर से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो आ सकता है एक आध दो फिर से रिपीट, पर मोस्टली जो है फिजिक्स में आपको ऊपर वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो दिल फेच यू गुड मार्क्स, राइट। फिर रोटेशन से भी आ सकता है, रोटेशन मतलब 1-2 आ सकता है, ग्रेविटेशन से आ सकता है। तो ये कैसे करना है, आप ऊपर के जो टॉपिक्स है ना 10-12 वो अच्छे से करके जाओ, बाकी जो भी है वो बाद में भी कर सकते हो, पहले जो मतलब ज़्यादा फोकस टॉपिक है वो वाले करके जाओ, ठीक है। ये देख लेना बाद में आप लोग सब अच्छे से। उसके बाद व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो जो भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते जाओगे उसका आप मतलब 15 to 20 क्वेश्चंस आप हमेशा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है, मतलब देखो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, मतलब आप एलन की, आकाश की मॉड्यूल लो, उसमें जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनके लेवल 1 लेवल 2 मतलब ऐसे टाइप के होते हैं, पर आप सिंपल पहले करो। अगर आपको मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये भी आ सकता है मुश्किल में से, तो वो भी करो, पर 15 to 20 क्वेश्चन मोस्ट रिलायबल क्वेश्चन है वो वाले करके जाओ, और प्रीवियस ईयर भी करके जाओ, तो दैट विल विच यू रियली गुड मार्क्स, राइट। उसके बाद हाँ, एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी मैप्स का, एनसीईआरटी मैप्स जो है वो आकाश ने दिया था, एंड इट इज़ वेरी गुड, आपको फिजिक्स के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ है, मतलब फ्रॉम फार्मूला से लेकर मतलब एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है, एंड उसका सीक्वेंस भी बहुत अच्छा है, उसमें फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, तो इट इज़ वेरी गुड। तो फिजिक्स का आप सबको समझ में आ गया कि कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, टॉपिक्स देखो कौन से इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने ये डिस्प्ले किया 10 ईयर्स का उसके अकॉर्डिंग करो, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं। आपको खुद ही एनालाइज करना है, क्योंकि आपको खुद ही करना है सब कुछ, ठीक है। गाइड करने के लिए लोग हैं, पर यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। उसके बाद केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा वर्सेटाइल टॉपिक है जिसमें आपको फिजिकल है, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, ठीक है। अभी देखो मतलब मेरे को तो इनऑर्गेनिक इतना गंदा लगता था, बट इट इज़ वेरी मतलब बहुत मार्क्स कंज्यूमिंग है वो, और देखो आपको जो है ना वो हमेशा एनसीईआरटी से करना है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक हमेशा एनसीईआरटी से करना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही आता है। एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए तो कुछ नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स एनसीईआरटी से आते हैं। अभी देखो इसके 10 ईयर्स के एनालिसिस पे जाते हैं, तो देखो एसपीडीएफ ब्लॉक्स जो कि पूरा इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन है। 2021 में 6, 5, 8, फिर 6, फिर 8, टोटल 110, इतना ज़्यादा मतलब मार्क्स देने वाला चैप्टर्स है ये लोग, तो फिर आपको करके जाना चाहिए, और ये बहुत ही ईजी है, मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से किया होता, मतलब अभी भी कर सकते हैं। अभी आप अगर अच्छे से टाइम टेबल बनाओगे और हर दिन इसको रिवाइज करोगे एनसीईआरटी पे, तो इट इज़ वेरी गुड। इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स देता है, और ईजी भी है, क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, याद रखना है सिर्फ, है ना। अभी केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आता है, 6, 2, 4, 2, अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, पहले बहुत था, तो फिर भी इट इज़ अ मस्ट डू टॉपिक। फिर अभी देखो ये नहीं ऑर्गेनिक का टॉपिक है, ऑर्गेनिक भी आप एनसीईआरटी से करो, सारे रिएक्शंस वगैरह है ना एनसीईआरटी से करो, और उसमें मतलब लिख के प्रैक्टिस करो, सब रिएक्शंस जो है लिख के बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो मतलब याद रहता है। उसके बाद देखो मतलब जो है ना ये ऑर्गेनिक का टॉपिक, उसमें कितने सारे आए, 5, 7, इट इज़ अ मस्ट डू टॉपिक। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक ही है, देखो ऑर्गेनिक में फिर कितना ज़्यादा आ रहा है, 4, है ना। फिर बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, सॉल्यूशंस है, फिजिकल के टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर फिजिकल में भी आते हैं, फिजिकल में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस हो गया, है ना, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं, है ना। और फिर आपको इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे से करके जाना है ना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो ऊपर वाले ही है। देखो अभी एसपीडीएफ ब्लॉक्स इनऑर्गेनिक, आपको पता है कि क्या क्या आता है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग करके जाओ इनऑर्गेनिक, फिर मूल कॉन्सेप्ट, मेटलर्जी, ये सब मतलब एनसीईआरटी से पढ़ लो ना एक बार, क्या होता है बार बार पढ़ लोगे तो एक दो क्वेश्चन आएगा इनऑर्गेनिक से हमेशा, मतलब हर एक चैप्टर से, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डू इनऑर्गेनिक्स एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी से ही करो यार इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बाहर तो जाता नहीं है, और एक बार वो जो समरी का जो पीछे है ना उसमें से भी कर लेना, उसमें 1-2 क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी
हाँ, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे साथ भी हुआ था कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, मतलब रिपीट मतलब सेम सेम भी आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी कॉन्सेप्ट ही आ जाता है इनऑर्गेनिक का। तो फिर वो करो, जैसे मॉलिकुलर वेट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो रिपीट होते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर हमेशा करके जाना है। और ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के लिए ना एनसीईआरटी मैप बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस है ना, वो फ्लो चार्ट्स के मतलब दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपको करके जाना चाहिए। फिजिकल फिजिकल में जो फॉर्मूले हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं उन्होंने। तो अभी हमें बहुत दिक्कत होती है सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स को याद रखने में, पर उसमें इतने अच्छे से दिया है ना, अगर आप सिर्फ वो फॉर्मूले करके जाओगे ना, क्वेश्चंस अपने आप लग जाएंगे, है ना। तो ये हो गया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिजिकल तो भी चलेगा, अगर आपको 130 140 का अपने टारगेट लिया है, तो क्या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। ठीक है, अभी बायोलॉजी पे जाते हैं। बायोलॉजी का एक्चुअली मेरे को आपको चार्ट दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा बायोलॉजी में हमेशा आपको सब करके जाना है, क्योंकि इट इज़ दी ओनली टॉपिक विच कैन गेट यू 600+। अगर इसमें 320 330 के पर नहीं आए, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको बायो का बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह है ना, जेनेटिक्स के टॉपिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी इसमें से ज़्यादा पूछते हैं हमेशा, पहले से ही बहुत ज़्यादा पूछते हैं ना, तो ये करके जाओ। फिर इकोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल डिवीजन, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर अपना प्लांट मॉर्फोलॉजी पे आता है। फिर इम्यूनिटी डिजीज़, वो जो एक चैप्टर है 12th का, उसमें से आता है ना। अनाटमी वगैरह, प्लांट अनाटमी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पर आता हमेशा 1-2 क्वेश्चन है ना। तो मतलब उसमें डीप मत जाओ, ऊपर से पढ़ो एनसीईआरटी, है ना। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, बाकी वगैरह, है ना। और बाकी तो ये जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करो, पर इस पे ज़्यादा जाओ मत। आपको बायोलॉजी में हमेशा पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, सॉल्व एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स। एनसीईआरटी के जो फिंगरप्रिंट्स है ना, वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर करोगे, उसके ऊपर आपने 20 क्वेश्चंस किए, तो अप्रोक्सीमेटली आपने सभी कवर कर लिया, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स में क्या है, 20 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं वो आने के, तो फिर वो अच्छे से हो जाता है। और आई मस्ट से यार, एनसीईआरटी मैप्स बायोलॉजी की इतनी अच्छी है कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी है, फिर भी अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी मैप्स करके जाओगे ना अभी से भी, तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें हर चीज़ है। उसमें मतलब एनसीईआरटी मैप, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा दिया हुआ है, मतलब पूरा मतलब हर एक लाइन तो नहीं दी, बट हर एक मेन पॉइंट दिया हुआ है, और फिर उसके पीछे क्वेश्चंस भी है, तो इट विल कवर एवरीथिंग पॉसिबल। तो मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी मैप्स ओवरऑल जो है ना, आपको करके ही जाना चाहिए। एनसीईआरटी मैप बहुत अच्छा है वो, समझे। उसके हेलो एवरीबॉडी, मुझे एक लास्ट चीज़ आपको बतानी है कि अभी देखो सिर्फ 4 मंथ्स बचे हैं, तो इन 4 मंथ्स में आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, एंड डू नॉट लूज़ होप टिल दी एंड, बिकॉज लास्ट तक आप जितना भी कोशिश करोगे आपके लिए अच्छा होगा। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने इतना नहीं मतलब इतना फोकस नहीं किया कि आपको इतना मार्क्स नहीं मिला। आपको अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है। स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड रहिए, एंड मोटिवेशन लेते रहिए, बिकॉज इस टाइम पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है। एंड बाकी जो है अपना रूटीन फॉलो करो, 10 to 15 आवर्स अ डे। इधर से 4 मंथ्स बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि थैंक यू।